हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है और इनको कैसे एक देश एस्टिमेट कर सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर को आपने मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बहुत प्यार से, बहुत आराम से सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, यहां पर तीन चीजों पे आपने गौर करना है कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में, एक पूरे साल में एक देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने सभी ने मिलाकर कितनी फैक्टर इनकम्स अर्न करी है, अगर हम उसका सम टोटल कर दें तो हमारे पास देश की नेशनल इनकम आ जाएगी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब यहां पर तीन चीजों पे आपने गौर करना है, वो है फैक्टर इनकम। यानी कि बात उठती है कि इनकम क्या होती है। इनकम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरह की इनकम होती है कोई भी व्यक्ति जो कमा सकता है। एक होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट द रिवॉर्ड फॉर यूजिंग एनी सर्विस, यानी कि ये वो इनकम है जो आपको मिली है पर आपने कमाई नहीं है। कमाना वो होता है जब आप कोई काम करो। यहां पर वो कह रहा है कि अगर आपको बिना काम किए भी कुछ पैसे मिल गए हैं या आपको कुछ इनकम मिल गई है तो वो ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन में आती है। दीज आर यूनिलैटरल पेमेंट्स। यूनिलैटरल मतलब एक तरफी। होता क्या है, अगर मैं आपके लिए कोई काम करूं तभी आप मुझे जो पैसे दोगे वो मेरी अर्न्ड इनकम है। ये होती है बायलेटरल। मैं आपके लिए कोई काम करूं तो मुझे कोई पैसा मिले, बायलेटरल। यहां पर बात हो रही है यूनिलैटरल की। यहां पर बात हो रही है यूनिलैटरल मतलब एक तरफी। मतलब मुझे आपने कुछ पैसे तो दिए पर उसके बदले मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। बस इनकम आपको पहुंचा दी गई है, आपको पैसे दे दिए गए हैं पर आपने पैसे कमाए नहीं है। यू हैव नॉट अर्नड दैट इनकम, इसीलिए इनको यूनिलैटरल बोलते हैं। और यूनिलैटरल मतलब एक तरफी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि चैरिटी, डोनेशन, ग्रांट। हम जब कोई दान दक्षिणा करते हैं, हम जिसको भी दान देते हैं उसको ये इनकम मिलती है पर उसके बदले वो हमारे लिए कोई काम नहीं करता। ठीक। सिमिलरली ओल्ड एज पेंशन, जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है, ओल्ड एज हो जाती है उसकी, रिटायरमेंट के बाद जब हम उसको, रिटायरमेंट मतलब जब उसने अपना पूरा जीवन जी लिया है एक तरह से, अब ओल्ड एज में हम जब उसको पेंशन देते हैं तो वो हमारे लिए कोई काम नहीं करता है। ऐसे ही जब किसी को हम स्कॉलरशिप देते हैं, या मान लो मुझे कोई स्कॉलरशिप मिली, तो जब स्कॉलरशिप मुझे कोई यूनिवर्सिटी देती है या मुझे कोई कॉलेज या स्कूल स्कॉलरशिप देता है तो मैं उस स्कूल कॉलेज के लिए कुछ खुद करता नहीं हूं। इट इज अ रिवॉर्ड। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, कई बार आपको अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाता है। तो जब आप अनएम्प्लॉयड हो, यू आर नॉट वर्किंग फॉर समबडी, तो भी आपको कभी कोई पैसा अगर सरकार देती है तो वो आपके लिए एक ट्रांसफर इनकम है। आपने कमाई नहीं है, आपको मिली है। और सिमिलरली पॉकेट मनी, जैसे कि आप लोग बच्चे अपने माँ बाप से कुछ पॉकेट मनी लेते हो तो उस पॉकेट मनी को आप अर्न नहीं करते हो, वो आपको दी जाती है, उसके बदले आपसे कोई काम नहीं कराया जा रहा है। सिमिलरली ट्रांसफर इनकम को समझने का मतलब यह है कि हर वो इनकम जो आपको मिल तो गई है पर आपने उसके कमाने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, आपने कोई काम नहीं किया, इसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। इसके विरुद्ध, इसके अलावा ऑपोजिट इनकम होती हैं फैक्टर इनकम्स, जो कि हमारी नेशनल इनकम का या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो जो फैक्टर इनकम है केवल वही नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ट्रांसफर इनकम्स को हम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम का मतलब है वो इनकम जो कमाई जाए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सिखाया था।
कि 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि ओन्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब आप लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल करते हो और उसके बदले आपको कोई इनकम मिलती है, तो वो जो इनकम होगी दे आर अर्नड बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई दोज इनकम्स आर कॉल्ड फैक्टर इनकम्स। तो factor incomes are related to the factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship. These are the rewards received by the household sector from the producer sector for use of their factor services. तो जब मैं अपनी लैंड किसी को देता हूं और उसके बदले मुझे रेंट मिलता है, लैंड के बदले मुझे रेंट मिलता है, जब मैं किसी के लिए लेबर की तरह काम करता हूं उसके बदले वो मुझे वेजेस देता है, जब मैं अपना पैसा एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं उसके बदले जब मुझे इंटरेस्ट मिलता है, और एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बिजनेसमैन की तरह बिजनेस करता हूं और उसके बदले मुझे प्रॉफिट का रिवॉर्ड मिलता है, तो ये जो वेजेस लेबर के बदले, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले, रेंट लैंड के बदले और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जब मुझे ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट मिलते हैं, मैं कमाता हूं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम्स। ठीक है, तो फैक्टर इनकम्स होती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाई गई इनकम, और ट्रांसफर इनकम होती है जो बिना कुछ किए मिलने वाली इनकम। ट्रांसफर इनकम्स यूनिलैटरल हैं, लेकिन फैक्टर इनकम्स बायलैटरल है। आप लैंड देते हो तो ही आपको रेंट मिलता है, आप किसी के लिए लेबर की तरह काम करते हो तो ही आपको वेजेस मिलती हैं, एंड सो ऑन। तो फैक्टर इनकम्स आर दी रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज इनकम्स आर ओनली कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग दी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। तो ट्रांसफर इनकम्स को आपने काउंट नहीं करना है, केवल किस इनकम को काउंट करना है? फैक्टर इनकम को। तो यहां पर मैंने लिख दिया ओनली फैक्टर इनकम्स आर कंसिडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल दी फैक्टर इनकम्स। तो ट्रांसफर इनकम्स को आपने किया साइड, केवल और केवल क्या यूज करना आपने? फैक्टर इनकम्स। इसके बाद दीज फैक्टर इनकम्स आर अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो अब आती है हमारी अगली बात कि हु ऑल आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स। कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट? अ नॉर्मल रेसिडेंट इज द वन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन अ कंट्री वेयर हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज। कहता है हर वो इंसान जो उस देश में रहता है, आमतौर पर ऑर्डिनरली रिजाइड्स, जिस देश में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, तो वो उस देश का एक नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। तो इस डेफिनेशन में दो चीजों पे आपने कंसंट्रेट करना है कि एक नॉर्मल रेसिडेंट वो इंसान है जो किसी देश में ऑर्डिनरली रिजाइड करे, जहां पर जिस देश में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। तो दो बातें, ऑर्डिनरली रिजाइड एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब बात उठती है कि एक व्यक्ति ऑर्डिनरली रिजाइड कब करता है ना? एक व्यक्ति ऑर्डिनरली रिजाइड किसी भी देश में कब करता है? अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन अ कंट्री। ऑर्डिनरली आमतौर पर किसी देश में रहने वाला व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति 1 साल या 1 साल से ज्यादा उस देश में रहता है। अ पर्सन who lives or resides in a country for a period of 1 year or more becomes an ordinarily residing person। अभी वो रेसिडेंट नहीं बना है, अभी वो पर्सन बना है उस देश में ऑर्डिनरली रहने वाला। अगर वो दूसरी कंडीशन जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की उसको पूरा कर दे उसी देश में रह के, तो फिर वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। Now a person is said to have his economic interest in a country when he conducts his economic activities or transactions in that country on a significant scale। कहता है जब कोई व्यक्ति किसी देश में अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता है, अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है, तब वो उस देश में अपना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता है, ये माना जाता है। यानी कि अगर मान लो मैं इंडिया में रहता हूं 1 साल या 1 साल से ज्यादा, तो मैं यहां पर रहने वाला ऑर्डिनरली रिजाइड करने वाली कंडीशन को पूरा कर देता हूं। अब अगर इंडिया में ही मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो फिर मैं नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पूरी कर दूंगा। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब मैं यहीं पर इंडिया में ही रहकर
अपनी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक गतिविधियां करता हूं जिसके अंदर मेनली प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि अगर इंडिया में रह के मैं प्रोडक्शन करता हूं, कंजम्पशन करता हूं, सेविंग करता हूं या इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो फिर मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 साल से ज्यादा भी रह रहा हूं और मेरा यहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स को कंसिडर करने के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप ये चेक करो कि क्या वो किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो कैसे चेक करोगे? 2 कंडीशंस पूरी करके। पहली, अगर वो उस देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा है, और दूसरा, जिस देश में वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है क्या वो उसी देश में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी करता है। अगर आंसर आता है यस, देन ही इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। एग्जाम्पल, अगर मान लो एक व्यक्ति है मिस्टर जॉन, जो कि अमेरिका का सिटीजन है, एक इंसान है अमेरिका में रहने वाला, वो किसी भी कारण से इंडिया में आता है, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड ही फुलफिल्स 2 कंडीशंस। अगर वो ये 2 कंडीशंस पूरी कर दे तो हम उसको इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे। कंडीशन नंबर 1, उसको इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहना है, 1 ईयर और मोर रहना है। तो मैंने बोला वो 2 साल से रह रहा है, जॉन इंडिया में पिछले 2 साल से रह रहा है, तो उसने पहली कंडीशन पूरी कर दी। सेकंड कंडीशन क्या है कि क्या उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यानी कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया है। ये पता करने के लिए हमें क्या पूछना पड़ेगा जॉन से कि भैया तू क्या प्रोडक्शन भी इंडिया में करता है, कंजम्पशन भी इंडिया में करता है, सेविंग भी इंडिया में करता है, इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में करता है। यानी कि मेनली अगर वो यहां पर अपनी लाइवलीहुड कमा रहा है, अपनी कमाई यहां से कमा रहा है मेनली सिग्निफिकेंट स्केल पे, तो हम मान लेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आप ये 2 कंडीशंस को चेक करो और आंसर यस में पाओ कि वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका इंडिया में है, देन जॉन विल बिकम अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? तो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया में कैसे होता है कोई व्यक्ति, आपको बात समझ आती है। तो हमारी, अगर हम नेशनल इनकम की वापस डेफिनेशन पे चलें, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या बोलती थी, इसको एक बार वापस पढ़ो, इसीलिए ताकि आपको ये याद हो जाए। नॉर्मल जो नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम है उसकी डेफिनेशन क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स, ये हमने बात कर ली। अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये भी हमने बात कर ली। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बात उठती है कि एक कंट्री की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर यहां पर हम बात कर सकते हैं एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अभी उस पर हम आएंगे, पर एक बार वापस हम नॉर्मल रेजिडेंट्स के सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया में रहने वाला कोई भी 1 साल से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए, 1 साल से रहने, जिसका 1 साल से ज्यादा का टेन्योर इंडिया में हो जाए, और दूसरा वो इंडिया में ही अपनी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट स्केल में देश इंडिया में ही करता है, तो फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पूरी कर देता है। नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन आता है, इससे रिलेटेड आपके पास टोटल 7 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट, तो आप वो 2 कंडीशन लिखोगे, एंड हु ऑल आर कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल रेजिडेंट, उसके लिए आप ये 7 पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट कोई इंसान भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यानी कि इसके अंदर नेचुरल पर्सन भी आएगा और आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट, और नॉर्मल रेजिडेंट की एक डेफिनेशन हमें पता है। नॉर्मल रेजिडेंट में सिटीजन भी आएंगे और नॉन सिटीजन भी आएंगे। Foreigners who reside in a country for a period of more than 1 year and have economic interest in that country becomes a normal resident of that country. आपको सिटीजनशिप नहीं देखनी है यहाँ पर। मोटे तौर पर जो डिफरेंस है सिटीजनशिप का और नॉर्मल रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसमें फर्क ये है कि सिटीजनशिप जब आप चेक करते हो तो आप पॉलिटिकल फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट को चेक करते हो, और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट की, तो यहां पर उसके हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि क्या वो हमारे देश में अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है कि नहीं करता है। यहां पर हम उसकी सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने एग्जांपल लिया जॉन सिटीजन हो सकता है अमेरिका का, पर अगर वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह के इंडिया में ही अपनी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है, यानी कि मेनली कमाता है यहां पर और खाता है यहां पर,
तो फिर वो इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ही मे बी अ सिटीजन ऑफ अमेरिका बट ही बिकम्स अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइकवाइज ऐसे भी हो सकता है कि यहां से मैं बाहर चले जाऊं कमाने के लिए और 2-3 साल रहूं वहां पर, तो मैं रहूंगा तो सिटीजन इंडिया का ही, पर नॉर्मल रेजिडेंट बन जाऊंगा अमेरिका का। तो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ आर इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। आपको सिर्फ 2 कंडीशन पूरी करवानी है। उसके बाद the international bodies like WHO, World Bank, IMF are not considered as resident of the country in which they operate, but they are treated as resident of international territory। तो कह रहे हैं ये जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं ना, वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF एक्सेट्रा, ये किसी भी देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती हैं। किसी भी देश की, चाहे वो किसी भी देश में ऑपरेट कर रही हो, तो ये हमेशा रहेंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल टेरिटरी के रेजिडेंट। ये किसी भी देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगी कभी भी। लेकिन एक बात यहां पर आपको याद रखनी है, इनके अंदर काम करने वाला जो स्टाफ है उसका नॉर्मल रेजिडेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो। The staff working in these organizations are treated as normal resident of the country in which the international body operates. For example, अगर मान लो WHO का एक ऑफिस इंडिया में है और उस ऑफिस में कोई अमेरिकन काम करता है या कोई इंडियन काम करता है, तो WHO के ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन को तो हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बना सकते देश का। लेकिन अगर कोई इंडियन अमेरिकन इस ऑफिस में काम करता है तो उसका स्टेटस इंडिया में चेक होगा, अगर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में काम कर रहा है उसी ऑफिस में, या फिर वो, एक तो ये करना है आपको चेक कि वो इंडिया में रहे 1 साल से ज्यादा, और दूसरा यहीं पे कमाए, यहीं पे खाए, यहीं पे बचाए और यहीं पे इन्वेस्ट करे, तो फिर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इवन दो दैट ऑफिस ऑफ WHO और इंटरनेशनल इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात समझ आती है। उसके बाद इंडियंस हु आर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो फॉरेन एम्बेसी होती है ना, जो एम्बेसी होती है, ये कभी भी, जो एम्बेसी किसी भी देश की होती है, वो पॉलिटिकली तो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, पर वो इंडिया का पार्ट नहीं होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। ये जो फॉरेन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, उसमें जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे इंडिया के ही। पॉलिटिकली तो वो इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस वर्किंग इन US एम्बेसी लोकेटेड इंडिया रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फॉरेन एम्बेसी किसी भी देश की, किसी भी देश के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो वो अमेरिकन एम्बेसी जो है ना, वो इंडिया का पार्ट नहीं होती है। पॉलिटिकली इंडिया में है, पर डोमेस्टिक टेरिटरी अभी जो हम आगे पढ़ेंगे उसका पार्ट नहीं होती है। तो उस एम्बेसी के अंदर काम करने वाले कोई भी व्यक्ति है, क्या उसका नॉर्मल रेजिडेंट स्टेटस चेक करना है हमको देश में? यस, उसका नॉर्मल रेजिडेंट स्टेटस आपको चेक जरूर करना है, और चेक करने के लिए कंडीशन फिर वही 2 लगानी है, 1 साल से ज्यादा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, द पीपल वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि जब 1-2 देशों का एक कॉमन बॉर्डर होता है और लोग उस बॉर्डर को क्रॉस करके किसी और देश में काम करते हैं और वापस अपने देश में रहते हैं आके, तो उस केस में हमें क्या करना है चेक। द पीपल वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस द बॉर्डर इन द मॉर्निंग टू वर्क इन अनदर कंट्री, लाइक Indians who work in Nepal and Nepal people who work in India, and they return in the evening to their hometown, they are not residents of the country where they work, but they will be normal resident of the country in which they live or reside. Example, एक इंडिया का नागरिक, इंडिया में रहने वाला व्यक्ति नेपाल जाता है सुबह बॉर्डर क्रॉस करके, और शाम को वापस लौट आता है अपने इंडिया के देश में, और अपना घर उसका कहाँ है? इंडिया के अंदर। काम कहाँ कर रहे हैं? नेपाल में। तो वो जो व्यक्ति है, अब देखो ना, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ चला गया? वो कमा कहाँ से रहे? नेपाल से। लेकिन वो रह कहाँ रहे? इंडिया में। तो माना कहाँ का जाएगा? वो आइडेंटिटी टूट गई ना उसकी। कमाने का काम हो गया उसका नेपाल में और रहने वाला काम हो गया उसका इंडिया में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उस व्यक्ति को किस देश का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे? क्या इंडिया का माने जहां पे वो रह रहा है, या नेपाल का माने जहां वो कमा रहा है? तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन देता है पॉइंट नंबर 5। सॉल्यूशन कहता है वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा जिस देश में वो रह रहा है। इसका मतलब इंडिया में ही उसका नॉर्मल रेजिडेंट स्टेटस होगा। समझ आई? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। फॉरेन विजिटर्स इन अ कंट्री
for the purpose of recreation, holiday, medical treatment, studies, conference, sports, etc. Crew member of foreign vessels, commercial travelers, seasonal workers of the country are not the residents of India. अगर कोई बाहर का व्यक्ति घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस अगर इंडिया में हो रही है उसमें पार्ट लेने के लिए इंडिया में आता है, तो फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आती है आपको? ओके। ऐसे ही ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, members of the armed forces of a foreign country are treated as the normal residents of the country to which they belong and not to the country in which they are employed. तो आर्म्ड फोर्सेस अमेरिका की अगर इंडिया में आ जाएं और इंडिया में चाहे वो 10 साल भी रह लें, तब भी वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगी। वो कहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएंगी? वो मानी जाएंगी अपने देश की। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर आपको पूछ ले सवाल कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन होता है। फटाफट से, नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों आती हैं। नॉर्मल रेजिडेंट में सिटीजन, नॉन सिटीजन का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो 2 कंडीशंस आपको चेक करनी है। इंटरनेशनल बॉडीज के जितने भी ऑफिसेज होंगे किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट कभी भी नहीं होंगे। वो इंटरनेशनल टेरिटरी के रेजिडेंट रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनका स्टेटस आपको चेक जरूर करना पड़ेगा। ऐसे ही फॉरेन एम्बेसी कभी भी किसी भी देश की होती है, वो उसी देश को बिलोंग करती है, चाहे वो किसी और देश में हो। फॉरेन एम्बेसी ऑब्वियसली किसी और देश में ही होती है। ठीक है, तो अमेरिका की एम्बेसी अगर इंडिया में है, तो इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है, तो एम्बेसीज आर पार्ट ऑफ देयर ओन कंट्रीज, दे बिलोंग टू देयर ओन कंट्रीज, इवन दो पॉलिटिकली वो किसी और देश में ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, तो वहां पर लोग काम करने वाले, उनका भी स्टेटस आपको चेक जरूर करना पड़ेगा। फिर अक्रॉस द बॉर्डर कोई लोग रहते हैं और काम करते हैं, तो उसमें जहां वो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जहां वो काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेन विजिटर्स, छुट्टियां मनाने, घूमने फिरने, खेलने, मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले लोग जो होते हैं, ये कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट उस देश के नहीं होंगे जहां पर ये जा रहे हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। ये हमेशा वहां रहेंगे जहां पे ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स और मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, वो कभी भी उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे जहां पर वो जा रहे हैं, जहां पर वो एम्प्लॉयड हैं। ये हमेशा वहां के ही रहेंगे जहां के वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन। इसके बाद एक डेफिनेशन हमारे को और याद रखनी है, वो है कि एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। व्हाट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसको समझते हैं। सो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री की डेफिनेशन हमारे को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which the person, goods and capital circulate freely, and domestic territory ही होती है इकोनॉमिक टेरिटरी। तो चाहे आप इकोनॉमिक टेरिटरी बोल दो, चाहे आप डोमेस्टिक टेरिटरी बोल दो, बात एक ही है। और ये क्या होती है? कहता है इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, वो ज्योग्राफिकल एरिया है जिस एरिया को एडमिनिस्टर करता है उस एरिया की गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई एरिया किसी भी गवर्नमेंट के अधीन है, कंट्रोल में है, और उस एरिया के कंट्रोल के अंदर अंदर वहां के लोग, वहां का सामान और वहां का पैसा अगर फ्रीली सर्कुलेट कर सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, देन दैट एरिया इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी, एंड दैट एरिया, इकोनॉमिक टेरिटरी, इज ऑल्सो कॉल्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो क्या मतलब हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहां पर एक सरकार की हुकूमत चलती है, जहां पर एक सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, और उस एरिया के अंदर वहां के लोग, वहां का सामान, वहां का पैसा मूव कर सकता है बिना किसी हिंड्रेंस या कंडीशन के। फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर इंक्लूडिंग इन इट। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? जहां तक हमारे देश के लोग, हमारा सामान और हमारा पैसा फ्रीली मूव कर सकता है, वो सारा एरिया हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, इसीलिए उस सारे एरिया को हम इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलेंगे। Those parts of the political frontier of a country whose government does not enjoy these freedom are deemed to be outside the economic territory। और कहता है जिस हिस्से पे उस देश की सरकार की हुकूमत नहीं चलती है या वहां पर
इजीली कोई सामान, पैसा और लोग मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो पार्ट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। तभी यहां पर हम एक बात बोलते हैं, ये जो फॉरेन एम्बेसीज होती है ना, ये इंडिया में एग्जिस्ट तो करती हैं, पर इन एम्बेसी में आम जनता को, सामान को और पैसे को फ्रीली सर्कुलेट नहीं किया जा सकता। और ये जो एम्बेसी होती है, ये हमारे देश की कंट्रोल में नहीं होती है। इसीलिए इस एम्बेसी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया क्या है? फ्रीडम ऑफ गुड्स, persons and capital, and it must be administered by the government of that area. Embassies are not included in domestic territory as they are not administered by the government of the country in which they are located. तुम यहां पर समझो, अगर ये इंडिया है और ये अमेरिकन एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, तो ये सारा हिस्सा तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन ये जो एम्बेसी है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। पॉलिटिकली तो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, पर क्योंकि इसके ऊपर हमारी देश की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, इसको एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर लोगों की, पैसे की और गुड्स की सर्कुलेशन फ्रीली नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक सेंस में बाहर निकाल देते हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन से। इकोनॉमिक सेंस में कह रहा हूं मैं, पॉलिटिकली नहीं बाहर हो रही। पॉलिटिकली तो ये इंडिया की ज्योग्राफी के क्षेत्र के अंदर ही है, पर इकोनॉमिक सेंस में इसको हमने यहां से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आपको समझ आती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जहां पर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं और जहां तक हमारे देश की हुकूमत चलती है, सरकार का कंट्रोल चलता है, वहां तक हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का दायरा होता है, और इकोनॉमिक टेरिटरी को ही हम बाय डिफॉल्ट डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमारे देश की जो डेफिनेशन है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है इकोनॉमिक सेंस के अंदर। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपको 5 बातें याद रखनी है। जैसे आपने अभी नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन करी ना, उसमें 7 पॉइंट्स आपने याद रखे, ऐसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मोटे मोटे आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट ओनली इंक्लूड्स द पॉलिटिकल बाउंड्री, सिर्फ वो पॉलिटिकल क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर्स दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ अ कंट्री। तो हमारे देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, आपने पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल मैप देखा ना, तो इंडिया की जितनी बाउंड्री एरिया है, जितना लैंड मास है, वो तो इंडिया है ही, वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है ही, पर वो वहां तक सीमित नहीं है। इसके बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे देश का जो पानी है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही काउंट होता है। आपने देखा ना, अगर हम अपना सदर्न हेमिस्फीयर देखें, अपना सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री देखें, तो यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही काउंट होगी। 12 नॉटिकल माइल्स तक का वाटर, इसको टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पानी को भी हमने काउंट करना है, कहां तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम दी बेस लाइन, शोर से। फिर कहता है जो शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं हमारे देश के रेसिडेंट, उन शिप्स और उन एयरक्राफ्ट्स को भी हम इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। हालांकि वो मूविंग पार्ट्स हैं, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स मूव करते हैं, लेकिन फिर भी वो जहां मर्जी मूव करके चले जाएं, रहेंगे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, सो क्या कहता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल Indian ships operating between Australia and Japan or passenger planes operated by Air India between Russia and China are a part of domestic territory of India। वो जो शिप है, वो जो प्लेन है, वो भी इंडिया की डेफिनेशन है, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है, चाहे वो मूविंग पार्ट है ना, वो उड़ के आपने रशिया भेज दिया, चाहे वो रशिया में पॉलिटिकली एग्जिस्ट कर रहा है हमारा प्लेन, वो प्लेन को हम इंडिया मानते हैं, वो इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ही है। ऐसे ही वो जो शिप्स हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी पानी में घूम रहे हैं, लेकिन वो शिप है, इफ इट इज ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, देन दैट शिप इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया माना जाएगा उस शिप को और उस प्लेन को। ठीक है सर, आगे चलो। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by the residents of the country in international waters or engaged in extraction in the areas in which the country has the exclusive right of exploitation
उनको भी हम उन वेसल्स को, यानी कि जो फिशिंग वेसल्स हैं, जो ऑयल एंड नेचुरल रिग्स हैं, रिग्स होते हैं जहां पर आप तेल को ड्रिल करके बाहर निकालते हो, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, बट इफ इट इज ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, देन दोज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, natural gas rigs, oil rigs, and fishing vessels, all they are included in the definition of domestic territory of India. Example: fishing boats operated by the fishermen in international waters of Indian Ocean are a part of domestic territory of India. ये जो मछुआरे हैं, ये अपनी फिशिंग नाव लेके अगर इंटरनेशनल वाटर में भी चले जाए, वो जो नाव है, वो जो फिशिंग वेसल है, वो इंडिया ही है, चाहे वो मूविंग पार्ट है। फिर एक बात आपको मैंने पहले भी समझा दी है, फिर से समझा देता हूं। Embassies, consulate and military establishments of the country located abroad. For example, the Indian embassy in USA. इंडिया की जो एम्बेसी यूएसए में है वो इंडिया है। सिमिलरली अमेरिका की जो एम्बेसी इंडिया में है वो एम्बेसी अमेरिका है। ठीक है, सो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड सिमिलरली एम्बेसी ऑफ यूएसए इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। ठीक है, तो एम्बेसीज जो होती हैं वो जिस देश की हैं उसी देश के कंट्रोल के अंडर होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकली किसी और देश में एग्जिस्ट करती हैं। लास्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फिजिकली लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, देयर ऑफिसेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी एंड दे आर नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO वगैरह, इनके जो ऑफिसेज हैं, एक तो ये कभी भी किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन से भी बाहर कर दी है, और दूसरा इनकी जो टेरिटरी है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में काउंट नहीं होगी। ये जो ऑफिसेज हैं दे आर नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, वो इंटरनेशनल टेरिटरी का ही पार्ट रहते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के बारे में। तो अभी तक सम अप कर दूं अगर मैं, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो इनकम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है ट्रांसफर इनकम और एक होती है फैक्टर इनकम। हमें ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं करना, हमें केवल फैक्टर इनकम का काउंट करना है। दूसरा, उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या कोई नॉर्मल रेजिडेंट किसी देश का कब बनता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए हमने 2 कंडीशंस को पूरा करना है, 1 साल से ज़्यादा रहना है उस देश में, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सारी की सारी उसी देश के अंदर हमने करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। और लास्ट में हमें बात करनी है डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? वो पॉलिटिकल एरिया या वो एरिया जहां तक उस देश की सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है और जहां तक लोग पैसा और गुड्स फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी हिंड्रेंस के, वो सारा एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। और 5 हमने पॉइंट इसके अंदर याद करें। नॉर्मल रेजिमेंट 7 पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी में 5 पॉइंट। यहां तक हम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है सर, आगे चलो। अब आती है बात डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की। जब हम बात करते हैं ना देश की इनकम, तो देश की इनकम 2 तरह से निकाली जा सकती है, देश की डोमेस्टिक इनकम और देश की नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। पहली बात, हम बात सिर्फ फैक्टर इनकम की करते हैं, चाहे डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, हम कौन सी इनकम काउंट करेंगे? केवल और केवल फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम तो काउंट करनी ही नहीं है। इसीलिए अगर यहां पर भी देखो तो डेफिनेशन सेम है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो यहां तक तो दोनों डेफिनेशन सेम हो गई। नेशनल इनकम भी फैक्टर इनकम का ही जोड़ है, डोमेस्टिक इनकम भी फैक्टर इनकम का ही सम टोटल या जोड़ है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि डोमेस्टिक इनकम इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। इट डज नॉट मैटर हु earns it. What matter is where it is earned. तो यहां पर पॉइंट है डोमेस्टिक इनकम कहां पर कमाई जाती है। डोमेस्टिक इनकम कमाई जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। कोई भी कमाए, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमा ले, कोई बाहर का व्यक्ति आके कमा ले, पर कमानी कहां है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी का रोल ज्यादा है, कमाने वाले का रोल नहीं है। इसके उलट नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द इनकम फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। कमाना किसने है? नॉर्मल रेजिडेंट ने। डजंट मैटर वेयर इट इज अर्नड फ्रॉम।
इट इज नॉट मैटर वेयर इट इज अर्नड, चाहे उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा लो चाहे बाहर जाके कमा लो, पर कमाना किसको है? नॉर्मल रेजिडेंट को। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी इनकम कमाई हो उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी इनकम, फैक्टर इनकम, कोई भी फैक्टर इनकम कमाई हो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। फर्क ये नहीं पड़ता कि इस टेरिटरी में कमाई किसने करी, क्या ये बाहर के व्यक्ति ने आके डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाया, कोई बात नहीं, तब भी डोमेस्टिक इनकम ही रहेगी, इंडिया की ही रहेगी। और अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट इस डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा ले तब भी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम रहेगी। फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि कमाई किसने की है, ये कमाया किसने है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या है? कमाई करी कहां जा रही है, कमाना कहां है, इस इनकम को कमाना है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी नो मैटर इट इज अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। ऐसे ही नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। कमाना किसने है? नॉर्मल रेजिडेंट ने। कहां से कमाना है भाई? वो डोमेस्टिक टेरिटरी से भी कमा सकता है, वो आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी से भी कमा सकता है, पर कमाना किसने है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट ने जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई वो सारी इनकम नेशनल इनकम होगी इंडिया की। फर्क ये नहीं पड़ता उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में से कमाई है या उसके बाहर जाके कमाई है। ओके, तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है फिर? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर है एनएफआईए का। सर ये क्या होता है एनएफआईए? फैक्टर इनकम्स, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। यही अंतर है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी कि ये इंडिया है, ठीक है। अब कोई बाहर का व्यक्ति यानी कि अ नॉन रेसिडेंट, बाहर का व्यक्ति किसी और देश का इंडिया में आता है और फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट वगैरह कमाता है और बाहर चला जाता है लेके। बाहर से कोई व्यक्ति इंडिया में तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहां पर पैसा कमा भी सकता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट का, फैक्टर इनकम, और कमाने के बाद ये पैसा वो बाहर भी लेके जा सकता है, ले गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड, फीटा। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यहां से कमा कर ये इनकम बाहर चली गई तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, ठीक है सर, ये इस बात समझ आती है। अगला देखो, यहां से एक व्यक्ति बाहर जाता है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के किसी भी देश में चला जाए, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी को छोड़ के बाहर चला गया, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट। ये कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाहर जाता है, बाहर कुछ फैक्टर इनकम कमाता है, बाहर कमाता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट बाहर कमाता है, और कमाने के बाद बाहर से इंडिया में ले आता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। तो क्या मतलब हुआ? हमारे लोग जो बाहर जाके पैसा कमा के इंडिया में लाए, फॉरेन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, माइनस बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा कमा के बाहर ले गए, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फीटा। अगर आप फीफा में से फीटा माइनस करोगे तो आपको एनएफआईए मिलेगा, और ये एनएफआईए ही डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का फर्क है। कैसे? अगर आप इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को जोड़ दोगे तो आपके पास इंडिया की नेशनल इनकम आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम में अगर आप वो इनकम जोड़ दो जो हमारे लोग बाहर से कमा के लाए, माइनस
जो बाहर के लोग इंडिया में से कमा के बाहर ले गए, अगर आप NFIA को इसमें जोड़ दोगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लो कि अगर हमारे लोग बाहर जाके 100 रुपए कमा के लेके आए, यानी कि फीफा 100 रुपए हम बाहर से कमा के लेके आए इंडिया के अंदर, और 100 रुपए ही इंडिया में से बाहर के लोग कमा के लेके चले गए, तो क्या हुआ? तो NFIA हो गया 0। NFIA हो गया 0 बिकॉज फीफा माइनस फीटा इज 0। और यही NFIA अगर यहां पर 0 है तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो डोमेस्टिक इनकम है, वही नेशनल इनकम बन जाएगी। तो आपको एक सवाल जरूर आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम? तो आप बोलोगे द डिफरेंस इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, विच इज फॉरेन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। ये फर्क है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के अंदर। और अगर ये सवाल है कि क्या कभी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर हो सकती है, तो यस, अगर NFIA 0 हो जाए, जो अंतर है दोनों का, अगर वही अंतर 0 हो जाए तो जो डोमेस्टिक इनकम है वही नेशनल इनकम बन जाएगी। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या सर कभी भी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से छोटी ही होती है? नहीं, डोमेस्टिक इनकम में अगर आप NFIA जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम आती है। पर अगर ये NFIA पॉजिटिव है, अगर ये NFIA पॉजिटिव है, देन डोमेस्टिक इनकम इज लेस देन नेशनल इनकम। अगर NFIA पॉजिटिव है ना, तो डोमेस्टिक इनकम पक्का नेशनल इनकम से छोटी है। और अगर ये नेगेटिव है, देन डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। और अगर ये 0 है, देन डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। तो फिर से यहां पर पढ़ते हैं, डोमेस्टिक इनकम बिकम्स नेशनल इनकम इफ वी सब्ट्रैक्ट factor income generated by non-residents within the domestic territory of a country and add factor income generated by the residents from rest of the world। हमारे लोग जो बाहर से कमा के लेके आए फीफा, माइनस बाहर के लोग जो इंडिया में से कमा के ले गए फीटा, अगर आप ये निकालो तो ये बनेगा NFIA, और अगर NFIA को आप डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दोगे तो बनेगा नेशनल इनकम। ठीक है, लो जी। फिर एक सवाल आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर से, 1-2 नंबर का आता है कि NFIA के कंपोनेंट क्या है। भैया है तो ये फैक्टर इनकम ही, बस ये नेट है। नेट मतलब हमारे लोग जो बाहर से लाए माइनस बाहर के लोग जो इंडिया से ले गए, नेट करना है हर चीज को। और है क्या ये फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम 4 प्रकार के, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। तो देखो, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि वेजेस, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बाहर गया, वेजेस कमा के इंडिया में लाया, माइनस नेट करना ना, तो माइनस बाहर का इंसान, बाहर का रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाहर से आया, इंडिया से वेजेस कमा के बाहर ले गया, माइनस कर दो। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट वेजेस। फिर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो हमने कमाया बाहर और बाहर कमा के इंडिया में ले आए, माइनस जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंडिया में कमाया बाहर के व्यक्ति ने और वो इंडिया से बाहर ले गया, अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट। नेट नेट का मतलब है बाहर का व्यक्ति जो इंडिया में कमाता है वो बाहर लेके जाता है, और हमारा व्यक्ति, हमारा रेजिडेंट जो बाहर कमाता है वो इंडिया में लेके आता है। ठीक है, अगर इन दोनों को नेट करते हो तभी NFIA आता है, क्योंकि NFIA के आगे भी नेट लगा हुआ है। ठीक है, और फिर क्या है? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। ये है रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हमारी रेजिडेंट कंपनी जो बाहर जाके पैसा कमाती हैं लेकिन बाहर ही रखती हैं, माइनस जो बाहर की रेजिडेंट कंपनियां इंडिया में आती हैं और इंडिया में ही पैसा रखा हुआ है अभी, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो तो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड आ जाएगा। ये तीनों चीजों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास NFIA आ जाता है। तो 3 कंपोनेंट NFIA के, नेट वेजेस, नेट रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो आप। यहां तक एक पार्ट हमने क्वेश्चन जो पेपर है उसका कर लिया है। इसके आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो डोमेस्टिक इनकम है या जो नेशनल इनकम है, इसको आप ग्रॉस भी निकाल सकते हो, इसको आप नेट भी निकाल सकते हो। ग्रॉस कॉन्सेप्ट भी है इसमें, एक नेट कॉन्सेप्ट भी है।
ग्रॉस इनकम जो होती है उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है। ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है। अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो आपको पता होगा कि जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट है, यानी कि मशीनरी की जितनी ग्रॉस वैल्यू है, जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देते हो तो आपके पास क्या आता था? डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू। इसी को तो आप नेट वैल्यू बोलते हो। तो ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपके पास नेट वैल्यू आती है। सिमिलरली जब आप ग्रॉस इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास नेट इनकम आएगी। तो सर अगर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा नेट डोमेस्टिक इनकम। खत्म, बड़ा सिंपल सा है। ग्रॉस इनकम में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास नेट इनकम आएगी। अच्छा, अगर ग्रॉस नेशनल इनकम है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेट नेशनल इनकम। इनकम का नाम नहीं चेंज होगा, सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है। ग्रॉस इनकम में से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो नेट इनकम आ जाएगी। उल्टा नेट इनकम में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ग्रॉस इनकम आ जाएगी। उल्टा भी तो कर सकते हो। नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट इनकम। और एक बात आपको याद करना है यहाँ पर कि जो ये डेप्रिसिएशन है इसको हम क्या क्या बोलते थे? इसी डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक और नाम था इसका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो चाहे आपको सवाल में डेप्रिसिएशन दे दे, चाहे आपको सवाल में रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दे, चाहे आपको सवाल में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे दे, बात तो डेप्रिसिएशन की ही कर रहा है सवाल। और ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट आता है, नेट में जब डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ग्रॉस आएगा। ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कि जो इनकम होती है, चाहे डोमेस्टिक चाहे नेशनल इनकम, इसको वैल्यू किया जा सकता है दो तरह से। या तो दीज इनकम्स आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और दे आर वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इस इनकम को आप कैलकुलेट या काउंट करने के लिए दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। या तो सारी कैलकुलेशन आप फैक्टर कॉस्ट पे करोगे या सारी की सारी कैलकुलेशन आप मार्केट प्राइस पे करोगे। फर्क क्या है? फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जब भी कोई प्रोडक्शन करते हो तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का। और इसी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो आप पैसे चुकाते हो, फैक्टर पेमेंट देते हो, उसी को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? कोई भी सामान को बनाने की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो फैक्टर कॉस्ट मानी जाती है, बिकॉज वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की पेमेंट होती है। ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है? अब फैक्टर कॉस्ट तो हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने की कॉस्ट इंक्लूडिंग योर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। लेकिन कोई भी सामान जब बनता है ना तो वो फैक्टर कॉस्ट पे बिकता नहीं है बाजार में। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, इस पेन को आपने 10 रुपए की फैक्टर कॉस्ट पर बनाया। इसका मतलब क्या है? 10 रुपए की फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? ये जो पेन है, इस पेन को आपने 10 रुपए की फैक्टर कॉस्ट पे बनाया, यानी कि इसकी बनाने की लागत क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और ये जो लागत है ना, इसके अंदर सारी चीजें आ गई, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आ गई, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, सब कुछ आ गया। लेकिन ये 10 रुपए में सेल नहीं होता है, ये 10 में नहीं बिकता बाजार में। क्यों नहीं बिकता सर? क्योंकि सरकार इसके ऊपर क्या लगा देती है? टैक्स। इसके ऊपर लग जाता है टैक्स, और टैक्स लगने के कारण इसकी जो बाजार की कीमत है, मार्केट में जो इसका प्राइस है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी सामान का, वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस द एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन इट्स सेल। द मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द कमोडिटी इज सोल्ड एंड परचेज्ड इन द मार्केट. It includes indirect tax like GST, VAT, excise duty, which is added to the factor cost. तो factor cost अगर 10 रुपए है और GST मान लो 2 रुपए है, तो बाजार में ये जो पेन है ये 12 रुपए की मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा।
लेकिन इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? फैक्टर कॉस्ट थी इसकी 10 रुपए। समझ आई? तो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है अगर आप उसको जोड़ दो तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी मार्केट प्राइस आएगी। और कई बार इस मार्केट प्राइस में से सरकार सब्सिडी दे देती है ना? आपको पता है जैसे कि गैस सिलेंडर है उसके ऊपर सरकार सब्सिडी दे देती है, हालांकि बहुत कम है आजकल। केरोसिन उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। तो ये जो सब्सिडी है ये क्या है? एक तरह से जो गरीब लोग होते हैं जो इन चीज़ों का इस्तेमाल तो करते हैं पर अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को राहत देने के लिए सरकार उनको सब्सिडी देती है। तो टैक्स तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड हो जाता है, लेकिन सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट में से माइनस हो जाती है। तो एक बात समझ आई हमारे को कि अगर फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, अगर फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ दिया जाए और सब्सिडी जो सरकार दे रही है उसको घटा दिया जाए, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी मार्केट प्राइस, है ना? जैसे देखो यहां पर फैक्टर कॉस्ट था 10, हमने क्या किया? उसमें टैक्स को जोड़ा, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको जोड़ दिया, 12 रुपए आ गया। अगर इसमें से सरकार 1 रुपए की सब्सिडी दे दे तो मैं माइनस करके वैल्यू जो निकालूंगा वो है 11 रुपए। फिर ये होगा मार्केट प्राइस, फिर ये होगा मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज मार्केट प्राइस। अच्छा, अगर आप सिर्फ इसको देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट और सब्सिडी को, इनडायरेक्ट कॉस्ट में से जब आप सब्सिडी घटाते हो तो इसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सो व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? NIT, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज, इसको हम NIT बोलते हैं। और यही NIT में जब आप फैक्टर कॉस्ट को जोड़ देते हो या फिर फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब आप इस NIT को जोड़ते हो तो आपके पास मार्केट प्राइस आता है। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, एक बार फिर से समअप कर रहा हूं सारी बात को ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ रिवीजन कर रहा हूं ना, ये एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की रिवीजन है। मैं इसमें आपको कोई खास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करा रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस पहले भी बना रखी हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास और आगे टाइम बचेगा तो हम उस टाइम के अंदर यूटिलाइज करके वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा। पर आज जो मेरा फोकस है वो है पूरे चैप्टर को थ्योरेटिकली कंप्लीट करना। तो एक बार फिर से याद करते हैं कि इनकम ग्रॉस भी हो सकती है और इनकम नेट भी हो सकती है। ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन को घटाते हो तो आप नेट इनकम पे पहुंच जाते हो, उल्टा नेट में अगर आप वापस डेप्रिसिएशन को जोड़ दोगे तो आप ग्रॉस इनकम पर पहुंच जाओगे। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये रखनी है याद कि जो डोमेस्टिक इनकम है, उस डोमेस्टिक इनकम में जब आप NFIA को जोड़ते हो तो आपके पास नेशनल इनकम आती है, और अगर आप नेशनल इनकम में से NFIA घटा दो, नेशनल इनकम में से अगर आप NFIA घटा दो, माइनस कर दो, तो आप डोमेस्टिक इनकम पर पहुंच जाओगे। और NFIA आपको पता है, NFIA जो होता है वो होता है फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड फीटा। ठीक है, ये बात भी याद होगी सर हमारे को। और लास्ट अभी जो हमने बात करी वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हो तो आपके पास मार्केट प्राइस आता है, और अगर मार्केट प्राइस में से आप NIT घटा दो तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट आती है। और NIT होता क्या है? NIT होता है ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट माइनस all the value of subsidies granted by the government। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर हमने एक नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन करी, एक डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन करी, और एक हमने बात करी ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम की। ट्रांसफर इनकम्स को काउंट नहीं करना है, केवल और केवल बात क्या चल रही है? फैक्टर इनकम की। यहां तक आपको पूरी बात समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। 4 एग्रीगेट मैंने यहां पर दिए हैं आपको डोमेस्टिक इनकम के, और आगे देखोगे अगर आप तो 4 ही आपको मैंने दिए हैं नेशनल इनकम के। तो इसको समझते हैं होते क्या है, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ सकते हैं निकालने के लिए, और आते भी हैं। पहला जो है वो है GDP-MP। इसको पढ़ते कैसे हैं? GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
देखो, जो चाहे इसको आप प्रोडक्ट बोल दो, चाहे इसको आप इनकम बोल दो, एक ही बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, मतलब इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों बोला, क्योंकि यहां पर बात ही हम सिर्फ डी की कर रहे हैं, डोमेस्टिक 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 एंड डोमेस्टिक, इन सभी के बीच में क्या है, देखो डोमेस्टिक। तो जब डोमेस्टिक इनकम की बात होती है तो क्या बात होती है, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाए, नो मैटर इट इज अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। तो हर जगह क्या लिखा होगा, अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ही लिखा होगा, अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ये है डोमेस्टिक इनकम। अब जो ग्रॉस है, यहां देखो, ये है ग्रॉस, ये है ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होती, तभी तो हम लिखते हैं इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन along with depreciation, inclusive of depreciation। और जहां पर बात हो रही है नेट की, ये देखो नेट, नेट ऐसे पढ़ोगे ना आप, नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट जहां लिखा है वहां मतलब क्या है, वहां पर है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन माइनस की गई है, बाकी तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बात कर रहे हो मार्केट प्राइस की, उसका मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और जब आप बात कर रहे हो फैक्टर कॉस्ट की, इसका मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सिंपल। तो अब हम डेफिनेशन को अगर याद भी करने की कोशिश करें तो क्या मतलब होगा इसका, जीडीपी एमपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी एमपी का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम अर्नड एट मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज ग्रॉस। बस इसी डेफिनेशन को यहां पर कट कॉपी पेस्ट करके वर्ड चेंज क्या करना है, एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये हो गया नेट, ग्रॉस से बदल गया नेट में। आगे देखो, जीडीपी एफसी, gross domestic product valued at factor cost, it is the sum total of all the factor incomes earned within the domestic territory of a country including depreciation। अभी depreciation माइनस नहीं करना because this is cost। और अगर इसी डेफिनेशन को आप नेट में कन्वर्ट करो तो आपको क्या लिखना है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन सिर्फ। ठीक है, बात समझ आई आपको। अब यहां पर देखो, ये सारी इनकम्स क्या है, नेशनल, ये सारी इनकम्स क्या है, नेशनल इनकम, बीच में देखो एन है, नेशनल, पीछे क्या थी, डोमेस्टिक। पहली वाली जो डेफिनेशन है जीएनपीएमपी, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। अगली का क्या है, नेट नेशनल इनकम वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल इनकम वैल्यूड एट एफसी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट। डेफिनेशन कैसे बदलेगी, अब ये क्योंकि मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है तो इसमें हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, और क्योंकि ये नेशनल है प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे आ गए। डोमेस्टिक में जब हम एनएफआईए जोड़ते हो तभी आते हो आप नेशनल पे, तो हर एक केस में आपने एनएफआईए को जोड़ना है, हर एक केस में आपने एनएफआईए को ऐड करना है। सब में एनएफआईए तो ऐड कर दिया, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री प्लस एनएफआईए एंड इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये ग्रॉस है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट है तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और अब यहां देखो, यहां पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, तो यहां क्या लिखेंगे हम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, खत्म, इतनी सी तो बात है। तो एक बार फिर से यहां पर देखो, अगर मुझे मान लो जीडीपीएमपी दिया है और आई हैव टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी, तो मुझे क्या मूवमेंट लगानी पड़ेगी, मुझे 3 मूवमेंट लगानी पड़ेंगी। सर कैसे, एक तो देखो, पहले मुझे इस ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, मेरे पास जीडीपी है ना, और मुझे एनएनपीएफसी चाहिए, तो ये जो जी है इसको एन में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर बात आएगी
डेप्रिसिएशन की, और ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, यानी कि मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं पहुंचूंगा नेट इनकम के ऊपर। उसके बाद देखो, ये जो डोमेस्टिक है इसको कन्वर्ट करना है नेशनल में, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, और डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क होता है NFIA का, और डोमेस्टिक में जब NFIA ऐड करते हैं तब पहुंचते हैं नेशनल पे। आ रही है ना बात समझ? और लास्ट मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, MP से मुझे जाना है FC पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हो तो आपको माइनस करना पड़ता है NIT, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ के मार्केट प्राइस आता है, मार्केट प्राइस में से NIT घटाकर फैक्टर कॉस्ट आएगी। तो आपको कुछ ऐसे से सवाल आते हैं जहां पर आपको एक चीज दी होती है और आपको दूसरी चीज निकालनी होती है। तो आपको यूज क्या करना है, 3 इक्वेशंस का, जो 3 इक्वेशन मैंने अभी आपको यहां पर सिखाई हैं। एक ये ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, फर्क होता है डेप्रिसिएशन का। दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, फर्क होता है NFIA का। और तीसरा FC से MP, MP से FC, फर्क होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अगर आपको ये 3 बातें समझ आ गई हैं तो आप कोई भी सवाल कन्वर्जन का, GDP और नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी सवाल कन्वर्जन का आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा, इन सभी 8 में से हम नेशनल इनकम किस वेरिएंट, किस एग्रीगेट को बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं NNPFC को। NNPFC को हम नेशनल इनकम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको सवाल बोल दे किसी भी पॉइंट पर कि नेशनल इनकम देश की निकालो, तो आप क्या निकालोगे? आप NNPFC निकालोगे। और अगर आपको बोल दे डोमेस्टिक इनकम निकालो सर, तो क्या निकालेंगे? डोमेस्टिक इनकम बाय डिफॉल्ट हम GDP-MP को बोलते हैं। तो ये 2 वेरिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, GDP-MP और NNPFC। ठीक है, यहां तक ओके है? चलो, एक पार्ट हमने चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। अब हमारे अपने दूसरे पार्ट पे, जहां पर हम मेथड्स सीखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को निकाल सकते हैं। तो मोटे तौर पर 3 मेथड आप सभी को पता है, 3 तरह से, 3 तरीकों से हम देश की नेशनल डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। सर वो 3 मेथड कौन से हैं? एक मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा? सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। और इस मेथड का जब आप यूज करोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा GDP-MP। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा GDP-MP। तो सीधा लिखते हैं हम, GDP-MP क्या कैसे आएगा? GDP-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो आपके पास GDP-MP देश का आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि नेट सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक और चेंज इन स्टॉक। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट VOO आता है, जो यहां पर आपको यूज करना है। तो GDP-MP कैसे निकलेगा इस मेथड से? GDP-MP निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर ना दिया हो तो वो कैसे निकलेगा? टोटल सेल यानी कि नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर प्लस चेंज इन स्टॉक। सर ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये VOO आ गया। इस VOO में से IC माइनस करोगे तो आपके पास GDP-MP आ जाएगा। सिंपल है मेथड, बड़ा सिंपल सा मेथड है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से आपके पास GDP-MP आ जाएगा। और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है? नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक, इतनी सी तो बात है। अच्छा, अब ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये क्या होती है? याद है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते थे? वो प्रोडक्ट जिसको हम इस्तेमाल करते किसी और सामान को बनाने के लिए, एज अ रॉ मटेरियल एक तरह से। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब है जो सामान हमने इस्तेमाल किया है फाइनल गुड बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल, तो उस रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट है आईसी, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, अगर आप ये जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लगाने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो इसके द्वारा बाय डिफॉल्ट आंसर क्या आएगा? जीडीपी एमपी। और अगर जीडीपी एमपी से आपको किसी भी वेरिएंट पे जाना है, एनएनपीएफसी पे जाना है, एनडीपीएफसी पे जाना है, किसी पे भी जाना है, तो आप जा सकते हो ना, वो 3 मूवमेंट याद करके, ग्रॉस टू नेट डेप्रिसिएशन के कारण, डोमेस्टिक टू नेशनल एनएफआईए के कारण, एमपी टू एफसी एनआईटी के कारण, वो आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट द आंसर विल बी जीडीपी एमपी। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप इसको इस्तेमाल करोगे। अब इस मेथड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस मेथड को यूज करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो तो आप ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो। सबसे पहले, imputed value of goods produced for self consumption or for free distribution will be included। मान लो प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया सामान कोई व्यक्ति खुद ही सेल्फ कंज्यूम कर जाए या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, उसकी सेल ना करे। हाँ, क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या है, फॉर्मूले में तो नेट सेल है। अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो गई वो नेट सेल की वैल्यू में तो आएगा नहीं, पर क्या वो प्रोडक्शन में नहीं आया था? प्रोडक्शन में तो था, उसकी प्रोडक्शन तो हुई थी। और ऐसे ही अगर वो सेल्फ कंज्यूम कर लिया जाए तब भी वो नेट सेल में नहीं आएगा, लेकिन उसकी प्रोडक्शन तो हुई थी। तो प्रोडक्शन मेथड ये कहता है कि नेट सेल के अंदर सिर्फ आपने वो नेट सेल नहीं लेनी है जो आपने सामान बेचा है, आपने वो भी लेना है जो आपने खुद खा लिया, खुद कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंजम्पशन, या फिर आपने उसको बेचने के बजाय आपने चैरिटी या डोनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर दी फ्री में, तब भी आपने उसको काउंट करना है इस मेथड में। सो सवाल आएगा कि क्या जो सामान एक फार्मर, मान लो एक फार्मर है, उसने अपने फार्म के ऊपर वीट की प्रोडक्शन करी और उसने से उस वीट की प्रोडक्शन में कुछ वीट तो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ही इस्तेमाल कर ली, तो जो उसने सेल्फ कंजम्पशन ऑफ वीट करी है, क्या वो देश की जीडीपी नेशनल इनकम में काउंट होनी चाहिए? द आंसर इज यस, होनी चाहिए, इवन दो इट इज सेल्फ कंज्यूम्ड। वो बेची नहीं गई है, पर क्योंकि वो बनी थी, प्रोड्यूस हुई थी, प्रोडक्शन हुई थी, इसलिए हम उसको जीडीपी में और नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, इवन दो वो सेल्फ कंज्यूम हो गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेल्फ कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स विल बी काउंटेड इन जीडीपी और नेशनल इनकम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय एंटरप्राइज, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, ये भी सेम बात है। अगर आप अपने ही बिजनेस के अंदर अपना ही सामान इस्तेमाल करके आप कोई अपना फिक्स्ड एसेट बना लेते हो और उसको खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, तो भी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन हुई थी, उसकी वैल्यू ऐड हुई थी, आपको उसको जीडीपी में काउंट करना पड़ेगा, चाहे आपने उसकी सेल नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल, द मोबाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म मे बी गिवन टू द एम्प्लॉइज फॉर सेल्फ यूज। कई बार क्या होता है, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल नोकिया है, एप्पल है, सैमसंग है, वो अपने एम्प्लॉइज को अपनी ही फैक्ट्री में बना हुआ मोबाइल यूज करने के लिए दे देते हैं। अब वो मोबाइल की जो वैल्यू एडेड है, क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी? द आंसर इज यस, इवन दो दैट मोबाइल इज प्रोड्यूस्ड बट नॉट सोल्ड, स्टिल इट विल बी काउंटेड इन द जीडीपी। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन हुई थी। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, ये पहले 2 पॉइंट एक ही बात बोल रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ यूज और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विल बी काउंटेड इन दी जीडीपी। इन दोनों को ही आपको जीडीपी में प्लस करना होगा अगर अलग से दिया होगा। ठीक है, फिर बात करता है ओनली वैल्यू एडेड and not value of output should be included because the value of output already includes intermediate goods, this will result in double counting। हम फॉर्मूला देखें एक बारी, जीडीपी एमपी जो जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस क्यों करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसकी कॉस्ट पहले ही सेल में इंक्लूड हो चुकी होती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑलरेडी सेल की कॉस्ट के अंदर, सेल की वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड है। अब अगर आप उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बाहर नहीं निकालोगे
तो वो देश में डबल काउंटिंग क्रिएट कर देगा जीडीपी के अंदर। अभी हम इसकी बात करेंगे आगे जाके। तो हमें इस मेथड का इस्तेमाल करते समय इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस जरूर करना है, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लेनी है, आईसी को माइनस करना है टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। फिर क्या हमें देश में जितना भी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल हो रही है, क्या उसको देश की जीडीपी में काउंट करना है? द आंसर इज नो। हमें सिर्फ फ्रेश प्रोडक्शन एक्टिविटी को काउंट करना है, फ्रेश प्रोडक्शन एक्टिविटी को। हमें रीसेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स जिस साल प्रोड्यूस हुए थे, सेकेंड हैंड गाड़ियां, सेकेंड हैंड मोबाइल, सेकेंड हैंड फर्नीचर, वो किसी ना किसी साल में प्रोडक्शन तो हुई थी ना उसकी, वो जिस साल में प्रोड्यूस हुए थे उस साल की जीडीपी में काउंट हो चुके हैं। आज सिर्फ हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं। वो सेकंड हैंड बने हुए सामान है, जिस साल बने थे, जिस साल प्रोड्यूस हुए थे, उस साल की जीडीपी में काउंट हो चुके हैं। फिर से इस साल नहीं बन रहे हैं, केवल उसकी ट्रेड हो रही है, केवल उसकी सेल हो रही है, उसको काउंट नहीं करना है। ओनली न्यू प्रोडक्शन, न्यू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विल बी काउंटेड इन जीडीपी। सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, इसको काउंट नहीं करना। उसके बाद कहता है लेकिन जो सेकंड हैंड गुड्स को खरीदते बेचते समय ब्रोकरेज या कमीशन दिया लिया जाता है, क्या उसको भी काउंट नहीं करना? ना, उसको तो काउंट करना है। देखो, मैंने एक व्यक्ति से सेकंड हैंड कार खरीदी, तो जो सेकंड हैंड कार अगर मैंने 2 लाख रुपए की भी खरीदी, क्या उस 2 लाख को जीडीपी में काउंट करेंगे? नो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 2 लाख की जो गाड़ी है, ये ऑलरेडी किसी टाइम पर प्रोड्यूस हुई थी और उस टाइम पे प्रोडक्शन के वक्त इसको जीडीपी में काउंट कर लिया गया था। आज ये फिर से गाड़ी प्रोड्यूस नहीं हुई है, जीडीपी में काउंट नहीं होगी। लेकिन जब मैंने ये गाड़ी खरीदी ना, तो मैंने 10,000 रुपए एक ब्रोकर को दिए थे। क्या ये जो 10,000 रुपए हैं, ये देश की नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगे? यस, ये होंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज अ न्यू गुड और सर्विस, ये एक फ्रेश सर्विस है, उसने मुझे सर्विसेज आज दी हैं। इस सर्विस की जो वैल्यू है इसको काउंट करेंगे, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं करेंगे। फिर द सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन लाइक दोज ऑफ हाउसवाइव्स आर नॉट इंक्लूडेड एज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू। कहता है जो घर में हाउसवाइव्स होती हैं या घर में जो महिलाएं होती हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, वो जो सर्विस सेल्फ कंजम्पशन के लिए कराता है, देता है, सेल्फ कंजम्पशन की जो सर्विस होती है, उसको हम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करना मुश्किल है। हमारे घर में जो हमारी हाउसवाइफ हैं या मम्मी हैं, वो लोग हमारे लिए बहुत काम करते हैं, है ना? कपड़े भी धोते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। क्या वो सर्विसेज को हमें काउंट करना चाहिए जीडीपी में? द आंसर इज यस, काउंट तो करना चाहिए, क्योंकि वो भी सर्विस है, काउंट होना चाहिए। पर काउंट करने के लिए वैल्यूएशन कैसे करेंगे? उसकी कीमत कितनी लगाएंगे? हम मम्मी को खाना बनाने की कॉस्ट नहीं देते ना, हम उनको कपड़े धोने के पैसे नहीं देते, हम उनको बच्चे पढ़ाने के पैसे नहीं देते। जब हम उसकी एक वैल्यूएशन ही नहीं कर सकते, जब हम उसकी एक मार्केट वैल्यू एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, तो उसको जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते, है ना? काउंट तो लॉजिकली होना चाहिए, बहुत बड़ा काम करते हैं वो लोग, लेकिन काउंट कैसे करें, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम उसको जीडीपी से बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज ये जो डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं, इसको एस्टिमेट करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता, इसकी कोई वैल्यू लगाई नहीं जा सकती है, इसीलिए हम इसको जीडीपी से बाहर कर देंगे। फिर क्या सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या इसको भी काउंट करना चाहिए जीडीपी में? नो। जीडीपी की डेफिनेशन को पढ़ो, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन को पढ़ो। डेफिनेशन क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या जो ये शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, क्या ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं? नहीं, ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज पे आप शेयर परचेज सेल कर रहे हो, डिवेंचर्स बाय सेल कर रहे हो, बॉन्ड्स की ट्रेड कर रहे हो ना, इनको आप जीडीपी में काउंट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? बिकॉज ये कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी से थोड़ी रिलेटेड है, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इनको काउंट नहीं करते। दीज आर मियरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू दी गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, और जबकि जीडीपी में सिर्फ क्या आता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को काउंट नहीं करते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, क्या इलीगल एक्टिविटी के द्वारा कमाई गई इनकम को हम जीडीपी में काउंट करें? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इनको हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बना सकते। क्यों? पहली बात तो ये इलीगल एक्टिविटी है, इसको काउंट नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसकी एस्टिमेशन कैसे लगाओगे? जो व्यक्ति गैम्बलिंग कर रहा है वो आपको रिटर्न्स फाइल करके थोड़ी बताएगा कि मैंने इतने साल में इतने साल की गैम्बलिंग कर ली, पूरे साल में इतने पैसों की। जो स्मगलिंग कर रहा है वो अपना डेटा थोड़ी आपको देगा कि मैं ये स्मगलिंग कर रहा हूँ। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है वो ये थोड़ी बताएगा मैंने इतने हजारों करोड़ों की ब्लैक मार्केटिंग कर दी। एक, इसका डेटा एक्यूरेट नहीं होता। दूसरा, ये एक्टिविटी लीगल नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज को आप क्यों काउंट करोगे? देश की इनकम को निकालने के लिए इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा थोड़ी देना है, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है। तो प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एमपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतनी सी बात है इस मेथड की। और ये जो मैंने आपको 7-8 पॉइंट कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए भी, क्वेश्चंस के लिए और प्रैक्टिकल के अंदर भी। क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, सारी बातें आपको मैंने बता दी। अब इस मेथड में एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आपने प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड ढंग से नहीं लगाया ना, तो आप जो देश की डोमेस्टिक या नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हो ना, आप इसको ओवर काउंट कर दोगे, ओवर एस्टिमेट कर दोगे, ज्यादा निकाल दोगे, जबकि इतनी होगी नहीं। अगर आपसे एक गलती हो जाए, गलती क्या? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसका मतलब क्या है? डबल काउंटिंग का मतलब है काउंटिंग अ वैल्यू ऑफ सेम कमोडिटी और एक्टिविटी मोर देन वंस। जब आप एक ही इनकम को 2 बार काउंट कर लोगे तो उसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। कमाई एक ही बार ही है, एक ही बार प्रोडक्शन हुई है, एक ही वैल्यू है उसकी, लेकिन आपने उसको 2 बार काउंट कर लिया, तो आपने डबल काउंटिंग कर दी। और डबल काउंटिंग 2 बार काउंट करने से होगा क्या? 100 रुपए की जीडीपी 2 बार काउंट कर लोगे तो 200 की बन जाएगी। 200 रुपए की जीडीपी 2 बार काउंट कर लो तो 400 की बन जाएगी। तो ओवर एस्टिमेशन हो जाती है इससे। अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मेथड, ये जो अभी हमने मेथड किया, आउटपुट मेथड भी इसका नाम है, वैल्यू एडेड मेथड भी इसका नाम है, प्रोडक्ट मेथड भी इसका नाम है। इस मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द ईयर। इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है दे शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। उसकी प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स की प्रोडक्शन जो है उसकी वैल्यू को आप काउंट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के अंदर काउंटेड होती है। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विच हैव एंटर्ड एज द इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल जो वीट आपने ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करी, जो कॉटन आपने कपड़ा बनाने में काम यूज करी, दे ऑल्सो गेट इंक्लूडेड सेपरेटली बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट्स द सेल ऑफ इट्स कमोडिटी एज अ फाइनल प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू इट आफ्टर सेल। एज अ रिजल्ट देयर इज डबल काउंटिंग लीडिंग टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कह रहा है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो टाटा, ये गाड़ी बनाती है। और एक कंपनी है एमआरएफ जो टायर बनाती है। अब टाटा जितनी भी गाड़ियां बनाती है उसमें एमआरएफ से टायर खरीद के लगाती है, और एमआरएफ जितने भी टायर बनाती है वो सिर्फ टाटा को थोड़ी बेचती है। एमआरएफ तो 2 काम कर सकती है ना, एक वो रिटेल में भी टायर बेच सकती है, और दूसरा वो टाटा को भी टायर बेच सकती है गाड़ी में लगाने के लिए। रिटेल मतलब अगर मान लो मेरी गाड़ी का टायर खराब हो जाए तो मैं एमआरएफ के पास जाके एक टायर खरीद सकता हूं अपनी पुरानी गाड़ी में लगाने के लिए, उस तरह भी मेरे को एमआरएफ टायर बेच सकती है। और दूसरा, एमआरएफ बल्क में बहुत सारा टायर बना के टाटा को बेच सकती है और बोल सकते हैं अपनी जितनी गाड़ियां उन सभी में 4-4, 5-5 टायर जो लगते हैं वो आप एमआरएफ के लगाओ। तो एमआरएफ 2 तरह से अपने सामान की सेल करती है। एक, डायरेक्ट टू कस्टमर। इसको क्या जीडीपी में काउंट होना चाहिए? यस, दिस मस्ट बी काउंटेड इन जीडीपी। इसको काउंट करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सामान बना और कंज्यूम हो गया, इसकी वैल्यू एडिशन हुई, इसकी प्रोडक्शन हुई, इसको काउंट कर लो। क्या ये जो गाड़ी में लगने वाला टायर एमआरएफ ने बनाया है ना, जो ये टायर बना के यहां बेच देगी, क्या इसको जीडीपी में काउंट करें? एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको जीडीपी में काउंट कर लूं तो यही टायर तो यहां पर जब गाड़ी में लगेंगे तो इन टायर
की वैल्यू तो इस कार की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। गाड़ी जब बेचेगा टाटा वाला, तो वो जो गाड़ी है वो टायर के समेत साथ में बेची जाएगी, और बिना टायर की जो गाड़ी है उसकी कीमत कम होगी, और टायर लगने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो टायर की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली कार की वैल्यू में ट्रांसलेट हो चुकी है। और जब आप कार की वैल्यू को जीडीपी में काउंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, टायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली काउंट हो गई, उसके अंदर जो इंजन लगा है इंजन की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली काउंट हो गई, उसके अंदर जो दरवाजे लगे हैं, जो उसकी चैसी लगी है, जो बॉडी बनी है, उसकी वैल्यू भी उसमें काउंट हो गई, उसमें जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स लगी हैं उसकी वैल्यू भी काउंट हो गई, उसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा है उसकी वैल्यू भी काउंट हो गई। तो गाड़ी के अंदर तो सारे के सारे पार्ट्स की वैल्यू काउंट हो गई है। अब अगर उन्हीं पार्ट्स को इंडिविजुअली भी आप फिर से काउंट कर लोगे तो जीडीपी डबल नहीं हो जाएगी? अब बात समझ आ रही है? तो जीडीपी काउंट करते समय क्या मुझे ये वाला को जीडीपी में काउंट करना है? द आंसर इज यस, करना है। पर क्या मुझे इस टायर को काउंट करना है? द आंसर इज नो, नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये टायर यहां पर लग चुके हैं और ये गाड़ी की कीमत जीडीपी में काउंट हो चुकी है। अगर आप सेपरेटली ये वाले टायर भी काउंट कर लोगे तो ये टायर यहां भी काउंट हो गए, यहां भी काउंट हो गई ना डबल काउंटिंग। बस यही नहीं करना। अब आंसर कैसे निकलेगा? या तो आप सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बेचे गए हैं उसी को काउंट करो, या फिर आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सारे काउंट कर लो, सारे गुड्स एंड सर्विसेज काउंट कर लो और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देना। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, दो मेथड्स हैं। एक, या तो आप वो करो जो मैंने अभी आपको समझाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। जैसे ही आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे आप डबल काउंटिंग से बच जाओगे, क्योंकि आपने एक बार रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बाहर निकाल दिया। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी एडेड है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस में ऑलरेडी एडेड है, आपने एक बार आईसी को बाहर निकाल दिया तो डबल काउंटिंग रिड्यूस हो गई और आंसर सही हो गया आपका। या फिर एक काम करो, आप ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जगह ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लो। बस आप लो ही मत इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को जीडीपी के अंदर, जब आप इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट ही नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, जब आप इस वाले टायर को काउंट ही नहीं करोगे तो फिर डबल काउंटिंग होएगी ही नहीं। तो एक, आप सिर्फ फाइनल गुड्स को ही काउंट करो, आप रॉ मटेरियल यूज हुआ है जो किसी में उसको काउंट ही मत करो, तब भी आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग सॉल्व हो जाती है। इसीलिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? हम अपनाते हैं वैल्यू एडेड मेथड, एंड उसमें हम जब आईसी को माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, तो हम आईसी को माइनस करते समय अपनी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। चलो, सेकंड मेथड जो हमें सीखना है नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए, वो है इनकम मेथड। द सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। इसी का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, तीसरा नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है, अब ये जो इनकम मेथड है इससे हमारा आंसर आएगा क्या? इससे हमारा आंसर डायरेक्टली आएगा एनडीपीएफसी। याद है अभी आपने वैल्यू एडेड मेथड किया, उसमें कौन सा आंसर आया? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज जीडीपीएमपी। यहां पर जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आंसर आया जीडीपीएमपी। लेकिन इनकम मेथड में आंसर क्या आएगा? एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी आएगा कैसे? तीन चीजों को जोड़ के। तीन चीजें कौन सी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम MI। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा एनडीपीएफसी। बहुत सिंपल। इनकम मेथड को यूज करके आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक इनकम वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट। तीन चीजें कौन सी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है देश भर में जितने भी एम्प्लॉई की तरह काम करने वाले लोग हैं वो पूरे साल भर में कितनी सैलरी कमाते हैं, वेजेस कमाते हैं। मेहनत करके जो उनको सैलरी या वेजेस मिलती है, पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी वेजेस को अगर आप जोड़ दो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज द रिवॉर्ड और कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज और लेबर फॉर
रेंडरिंग देयर सर्विसेज। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आती है वेजेस एंड सैलरीज, वेदर पेड इन कैश और इन काइंड। सैलरी और वेजेस चाहे कैश में दी हैं चाहे काइंड में दी हैं, दोनों आएंगी। कैश वाली का मतलब क्या है? मैंने काम किया, मुझे कैश में सैलरी मिल गई। मैंने काम किया, मुझे चेक से सैलरी मिल गई। ये तो आएगा ही आएगा। कई बार मैं काम करता हूं, उसके बदले मुझे सैलरी कैश में नहीं मिलती, उसके बदले मुझे कुछ फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कि मुझे कई बार रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल जाती है, यानी कि मुझे रहने के लिए एक जगह दे दी जाती है जिसका मुझसे रेंट नहीं लिया जाता। मुझे फ्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाती है, मुझसे इलेक्ट्रिसिटी और पानी का खर्चा नहीं लिया जाता। मुझे फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है, मुझे फ्री सर्विस ऑफ व्हीकल दिया जाता है, मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। ये क्या है? ये इन काइंड है। ये मेरी को फैसिलिटी मिलती है, काम करने के लिए ही मिलती है। तो क्या इसको हम सैलरी का पार्ट मानेंगे? यस, सैलरी इंक्लूड्स बोथ सैलरी इन काइंड, सैलरी इन कैश। कैश का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, कुछ भी जो मुझे मिला है एम्प्लॉई के नाते, एम्प्लॉई मान के जो मुझे एम्प्लॉयर मुझे पैसे देता है काम करने के, उसको हम सैलरी एंड वेजेस में काउंट करेंगे, वेदर इन कैश वेदर इन काइंड। ठीक है, और क्या काउंट करते हैं? सेकंड, जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, वर्ड इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक ईपीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा। कई बार सरकार के द्वारा बनाई गई सोशल वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें सरकार ये बोलती है अपने हर एम्प्लॉयर को कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो इन स्कीम्स के अंदर पैसा फंड में डाल। तो जो पैसा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की भलाई के लिए इन स्कीम्स में कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, उसको हम सैलरी का पार्ट मानते हैं। वर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी उसकी सैलरी में इंक्लूडेड है। वो अपनी जेब से अपनी सैलरी काट के जो जमा करेगा वो तो सैलरी में काउंट हो ही चुका है। जो एम्प्लॉयर ने अलग से कंट्रीब्यूट किया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर। थर्ड बात जो आपको याद रखनी है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट पेंशन आप कमाते हो, रिटायरमेंट होने के बाद जो आपको एम्प्लॉयर देता है, उसको भी आप नेशनल या डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री में काउंट करोगे। लेकिन क्या चीज काउंट नहीं करना? ओल्ड एज पेंशन को काउंट नहीं करना, क्योंकि वो एक ट्रांसफर पेमेंट। तो बात याद रखना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन काउंट होगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी काउंटेड होती है, फिर से काउंट मत करना, डबल काउंटिंग हो जाएगी। रिटायरमेंट पेंशन को ऐड करना है, प्लस करोगे, लेकिन ओल्ड एज पेंशन को काउंट नहीं करना, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर है, उसके बदले आप काम कर चुके हो इतने साल, वो आपके लिए ही उसने पैसा साइड पे रखा हुआ है रिटायरमेंट का, वो काउंट होगा। लेकिन ओल्ड एज पेंशन को काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम नहीं है। वृद्धावस्था में जो आपको सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है ना, वो आपकी भलाई के लिए दी जा रही है, ट्रांसफर इनकम है, वो आपने कमाई नहीं है, आप कोई काम नहीं कर रहे उसके बदले। सो ओल्ड एज पेंशन नहीं लेनी, रिटायरमेंट पेंशन लेनी है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन फिर से नहीं लेना, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हर सैलरी, हर वेजेस कैश वाली, काइंड वाली लेनी है। ये सभी को अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE आ जाएगा। अब देखो, यहां तो सवाल में सीधा लिखा होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इतना है, ले लो, सीधा ही ले लेना। या फिर कई बार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया होता, फिर उसके आपको कंपोनेंट्स ढूंढने पड़ते हैं, वेजेस, सैलरीज, कमीशन, बोनस, सब कुछ लेना, इन कैश भी लेना, इन काइंड भी लेना, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेना, रिटायरमेंट पेंशन लेना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ऐड करना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को भूल जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अब ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज करके आप कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज पे पहुंचोगे। या तो डायरेक्ट दिया होगा या अलग से ऐड करके आप COE निकालोगे। COE होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक बार एक पार्ट पूरा हो गया। इसके बाद सेकेंड चीज है, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सर्विस से सरप्लस में है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। 3 चीजों को जोड़ोगे तो OS निकलेगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बात याद क्या रखनी है, रेंट में इंप्यूटेड रेंट भी आएगा। यानी कि इंप्यूटेड रेंट क्या होता है? हम जिस घर में रह रहे हैं हम उसका रेंट नहीं दे रहे, पर उसकी रेंटल वैल्यू है। हम जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उसकी एक इंप्यूटेड रेंट बनता है, हम देते नहीं है अगर वो हमारे ही बिजनेस का ऑफिस है तो रेंट में इंप्यूटेड रेंट भी आएगा। रेंट में रॉयल्टी इनकम भी आएगी।
फॉर यूज ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इज अ पार्ट ऑफ रेंट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली। तो रेंट में क्या क्या चीजें लेनी है? रेंट भी लेना है, इंप्यूटेड रेंट भी लेना है और रॉयल्टी इनकम भी लेनी है। इंटरेस्ट में क्या क्या याद रखना है आपको? सिर्फ इंटरेस्ट लेना है ऑन द बोरोड फंड्स फॉर प्रोड्यूसर्स, यानी कि अगर मैं बिजनेस करने के लिए कोई पैसा बोरो करता हूं और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं तो वो इंटरेस्ट जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट किसी ना किसी की तो इनकम है। कौन सा इंटरेस्ट नहीं लेना? नॉट टू बी कंसिडर्ड में इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, सरकार जो लोगों से उधार लेती है, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डेट लेती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती है उसको जीडीपी में काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है एक तरह से। जो इंटरेस्ट कंज्यूमर्स पे करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लोन के ऊपर, आपने उसको भी काउंट नहीं करना। कई बार होता है ना, हम फोन खरीदने के लिए ईएमआई बना लेते हैं, उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, है ना। हम कई बार गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं और उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। ऐसे इंटरेस्ट को काउंट नहीं करना है। आपको कौन से इंटरेस्ट को काउंट करना है? आपको करना है बिजनेस ने जो बोरो किया है प्रोडक्शन के लिए, करने के लिए फंड, उसके ऊपर का इंटरेस्ट लेना है। कौन सा इंटरेस्ट नहीं लेना? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए इंटरेस्ट दिया है, नहीं लेना। गवर्नमेंट डेट के ऊपर सरकार इंटरेस्ट पे करनी है, नहीं लेना जीडीपी में। ओके, फिर प्रॉफिट के अंदर क्या क्या लेना है? प्रॉफिट का मतलब क्या है? बिजनेस कर रहा हूं, जो प्रॉफिट में कमाता हूं, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ फैक्टर पेमेंट, उसको काउंट करना है। अब प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक टैक्स, जिसको हम कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। एक डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और एक रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब अगर सवाल आपको प्रॉफिट ही दे दे तो सीधा ले लो, फिर से थोड़ी करना कुछ और। प्रॉफिट दे दिया तो इस मींस वो सारे कंपोनेंट ऐड करके उसने प्रॉफिट दे दिया। अगर वो आपको प्रॉफिट ना दे और आपको ये 3 पार्ट्स दे दे, आपको बता दे कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, रिटेन्ड अर्निंग इतनी है, डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इतना है, तो तीनों को जोड़ना तो आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे प्रॉफिट के अंदर जब आप इंटरेस्ट जोड़ोगे, रेंट जोड़ोगे, तो ये तीनों चीजें जोड़ के आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। कॉम्पनसेशन मतलब वेजेस मोटे तौर पर। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो चारों आ गई ना फैक्टर इनकम्स, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, चारों आ गई। वेजेस हो गई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक तरह से ये वेजेस हो गई, सीओई। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हो गया। अब आ गई बात मिक्स्ड इनकम की, एमआई। मिक्स्ड इनकम का मतलब है कि कई बार जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं, खुद के लिए ही खुद काम करते हैं, अपना ही पैसा लगाते हैं, अपनी ही लेबर लगाते हैं, अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट लगाते हैं और अपनी ही जगह पर काम कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ऐसे लोग जब इनकम कमाते हैं तो वो इस इनकम को बांट नहीं पाते कि कितना उसने इनकम लैंड से कमाई है रेंट के तौर पर, कितना उसने वेजेस कमाई है लेबर के तौर पर, कितना उसने प्रॉफिट कमाया है कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क लेके, और कितना उसने इंटरेस्ट कमाया अपने कैपिटल पे। ऐसे वो बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फार्मर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, ये सारे जो लोग हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, है ना। ये लोग, या फिर स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर शॉप रिटेलर्स हैं, ये लोग जो भी इनकम कमाते हैं ये इसको बाइफरकेट नहीं कर पाते कि कितना इन्होंने रेंट कमाया, कितना इन्होंने इंटरेस्ट कमाया, कितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया, कितना इन्होंने वेजेस कमाई। ये टोटल जो इनकम कमाते हैं इसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। यानी कि व्हेन द इनकम कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस एंड प्रॉफिट, जब आप किसी इनकम को बाइफरकेट नहीं कर सकते रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट में, तो वो टोटल इनकम को हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। एंड ये इनकम होती है ऑन अकाउंट वर्कर्स, प्रोफेशनल्स की, सेल्फ एम्प्लॉयड की। ठीक है, ऐसे में इस मिक्स्ड इनकम को हम अपने फॉर्मूले में यहां पर यूज करेंगे। तो हमें एक बात समझ आई, NDPFC निकलता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम को जोड़ के। बस मिक्स्ड इनकम होती तो यही वाली इनकम है, लेकिन अलग से आइडेंटिफाई नहीं हुई है, तो मिक्स्ड इनकम अलग से क्वेश्चन आपको दे देता है, इसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी।
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है जो वेजेस एंड सैलरीज हैं बेसिकली, चाहे कैश में है चाहे काइंड में है। दो बातें आपको याद रखनी है, ओल्ड एज पेंशन को ऐड नहीं करना, रिटायरमेंट पेंशन को लेना है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीजों को जोड़ के बनता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट में इंप्यूटेड रेंट भी है, रॉयल्टी भी है। इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट बाय द प्रोड्यूसिंग फर्म्स है, यानी कि बिजनेस के लिए लिया गया इंटरेस्ट ही केवल इंटरेस्ट, बिजनेस के लिए लिया गया कैपिटल यानी कि लोन, उसी पे इंटरेस्ट आपको देना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का लोन जो लोग देते हैं उसको काउंट नहीं करना। पब्लिक डेट के ऊपर जो सरकार लोन पे इंटरेस्ट देती है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, आपने उसको भी नहीं लेना। तो इंटरेस्ट में से केवल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस का इंटरेस्ट लेना है। प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स। या तो प्रॉफिट देगा या तीन अलग अलग पार्ट देगा, तीनों अलग अलग देगा तो तीनों को जोड़ देना है ना, इन तीनों को जोड़ के ही प्रॉफिट आएगा, फिर इन तीनों को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा और उसके बाद एमआई आएगा। जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपके पास एनडीपी एफसी आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा मेथड है। अच्छा, इसके बाद इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़े बहुत करा भी दिए। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दीज आर ट्रांसफर इनकम्स। इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही तो इनको ऐड नहीं करना। इलीगल एक्टिविटीज के इनकम को आपने ऐड करना ही नहीं होता, ये हमने पीछे भी बात करी है, यहां भी करिए। सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को तो आप काउंट नहीं करते हो, लेकिन उसकी कमीशन इनकम को, उसकी ब्रोकरेज को काउंट करना है, दे आर टू बी इंक्लूडेड। ये मैंने आपको बात पहले भी बता दी है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, स्टॉक्स को आप काउंट नहीं करते, लेकिन शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, डिबेंचर्स के ऊपर जो कमीशन ब्रोकरेज होती है उसको जरूर आप काउंट करते हो। फिर लॉटरी इनकम है ना, विंडफॉल गेन्स, कैपिटल गेन ऑन लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, इनको काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई है, इससे कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ है, इसीलिए विंडफॉल गेन्स, कैपिटल गेन्स are not included in national income because there is no value addition, there is no production of goods and services, therefore they are excluded. Imputed rent को काउंट करना है, हमने बात की ना, rent includes imputed rent, rent includes royalty. फिर इनकम टैक्स को सेपरेटली ऐड नहीं करना है जो एम्प्लॉइज ने टीडीएस के तौर पे किया है, क्योंकि जो टीडीएस होता है, इनकम टैक्स होता है, वो एम्प्लॉय अपनी सैलरी के अंदर से देता है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसकी सैलरी में, आपको फिर से ऐड नहीं करना है। They should not be separately added in national income. तो ये कुछ पॉइंट इस मेथड में आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं लास्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर या इनकम डिस्पोजल। इस मेथड से जो आंसर आएगा वो आएगा जीडीपी एमपी। तीन मेथड है ना, पहला मेथड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, उसमें आंसर क्या आया था? जीडीपी एमपी। वही जीडीपी एमपी इस मेथड में भी आता है, लेकिन जो इनकम मेथड है उसमें आंसर आता है एनडीपीएफसी, याद रखना। तो जीडीपी एमपी चार चीजों को जोड़ के आएगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये चारों चीजें क्या हैं? बहुत सिंपल, आपको पता है। सी मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ने ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किया है। मैंने, आपने, हम सब ने, जितने भी हम देश के 140 करोड़ जनता है, इन सभी ने पूरे साल भर में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया, अगर हम उस सारे को जोड़ दें तो वो आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। ये आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी। इसके बाद आता है सरकार के द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही खर्चा जब सरकार सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर करती है, सरकार देश चलाने के लिए करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उसको हम गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एक्सेट्रा। देश चलाने के लिए सरकार, जो सरकार की डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी में, चाहे वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन है, डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग,
इन सब के ऊपर जो सरकार पूरे साल भर में खर्चा करती है, हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेनली इसके अंदर क्या क्या आता है? मेनली इसके अंदर आता है पर्सनल एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयज़ की सैलरी एंड वेजेस, ये मेन एक्सपेंडिचर जो सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी लोग काम कर रहे हैं उन सब की जो सैलरी वेजेस वगैरह हैं वो सारा का सारा खर्चा इसके अंदर आता है। फिर आता है एक थर्ड पॉइंट को छोड़ के फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, नेट एक्सपोर्ट। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट एंड एम मीन्स इंपोर्ट, और जब एक्सपोर्ट में से हम माइनस करते हैं इंपोर्ट को, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हम उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपोर्ट्स को काउंट किया जाता है, इंपोर्ट्स को काउंट नहीं किया जाता। बता सकते हो क्यों? एक्सपोर्ट्स को इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट सामान यहां से बाहर जाता है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन देश में होती है। इंपोर्ट्स को हम इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि इंपोर्टेड सामान बाहर से इंडिया में आता है, उसकी प्रोडक्शन बाहर हुई है, तो वो बाहर की इनकम है, इसीलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक्सपोर्ट यहां बन के सामान बाहर जाता है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन यहां हुई है, इसलिए वो यहां पर काउंट होता है। एक्सपोर्ट्स आर एडेड, इंपोर्ट्स आर रिड्यूस्ड, देयरफॉर नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम को काउंट किया जाता है। इसका आंसर भी आपको मिल गया। लास्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपेंडिचर कर रहा है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर विच आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारे देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फैक्ट्री वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, वो जब अपने बिजनेस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर एक्सेट्रा, टूल्स, इक्विपमेंट, डाइज, सब कुछ, या फिर जो वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेंट्री में, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, WIP, सब, उस पे जितना भी खर्चा हुआ है अगर हम उसको ऐड कर दें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई है, इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की जाए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पता है आपको? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा, और इन्वेस्टमेंट स्टॉक की इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड मींस प्लांट एंड मशीनरी और इसकी स्टॉक, ये दोनों पे जो खर्चा पूरे साल भर में सारे प्रोड्यूसर सेक्टर ने किया उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्यार से आई। इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक और नाम है, इसका एक और नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसका दूसरा नाम है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, अभी हमने बात करी ना दो तरह की इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, स्टॉक की इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीन प्रकार की होती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस, ये बिजनेस के द्वारा की गई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग में, फर्नीचर फिक्सचर में, टूल्स में, इक्विपमेंट में, इंप्लीमेंट्स में, बिजनेस के द्वारा की गई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउसेस। हम है ना, हम घर बनाते हैं अपने, तो रेजिडेंशियल हाउसेस या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं, अपने घर बनाने का खर्चा करते हैं, तो उसको भी हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देश के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की है हमने। और एक सेक्टर रहेगा ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। कैसे? रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो ये भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो सरकार खर्चा कर रही है उसको भी हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह का, फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री। इस तरह से आप टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। पर अगर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर कौन सी? आपको बिजनेस के द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी, जो वो अपने बिजनेस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी, जो वो रेजिडेंशियल हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में खर्चा करते हैं। और आपको गवर्नमेंट के द्वारा किया गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी देखना पड़ेगा, जो वो रोड्स, डैम, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो तो भी आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी।
और अभी हमने बात करी ना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, GDCF। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल दो, बात एक ही है। इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट हैं, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो आपको पता है स्टॉक, फिक्स्ड के 3 पार्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा और बिजनेस के द्वारा। ठीक है, समझ आई। अब अगर आप इन सभी को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करोगे तो आपके पास GDP आ जाएगा यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है सर, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। पॉइंट नंबर 1, ओनली दैट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सपेंडिचर लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर नहीं लेना। तभी आपने हर जगह देखा होगा फाइनल 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 वर्ड, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स का लेना, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं लेना। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी नहीं तो। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर लेना है भाई, नहीं लेना, हर मेथड में तो बोला उसने। सेकेंड हैंड गुड्स को जब आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसको आपने जीडीपी में काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स पहले कब जब बने थे वो उस साल के जीडीपी में काउंट हो चुके हैं, वो दोबारा से प्रोडक्शन में थोड़ी आ रहे हैं, उनकी दोबारा से वैल्यू एडिशन थोड़ी हो रही है, उनको दोबारा से प्रोड्यूस थोड़ी किया जा रहा है, तो इसको काउंट नहीं करना। क्या शेयर्स एंड बॉन्ड्स को खरीदने पे जो खर्चा कर रहे हो क्या उसको भी लेना है? नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करे जाते हैं, उसको काउंट नहीं करना क्योंकि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती है। ये एक तरह से रिमाइंडर है आपके लिए, जब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तब भी ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे और जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब भी ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे, इसीलिए यहां पर लिखे जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप इज नॉट काउंटेड। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट नहीं है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, इसको भी काउंट नहीं करना। तो ओल्ड एज पेंशन को हमने इनकम मेथड में भी काउंट नहीं किया, रिटायरमेंट पेंशन को किया था। स्कॉलरशिप को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम है ही नहीं, एक तरफी है, यूनिलैटरल है, कोई भी वो फैक्टर पेमेंट नहीं है, वो ट्रांसफर पेमेंट्स है सारी की सारी, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है। फिर imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken into consideration because they are produced during the year. सेल्फ कंजम्पशन पे जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसको काउंट करना है। याद करो प्रोडक्शन मेथड, उसमें भी मैंने बोला आपको पहला और दूसरा पॉइंट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको क्यों काउंट किया? क्योंकि ये प्रोड्यूस तो हुए ना, वैल्यू तो ऐड हुई है, तो इसको काउंट करना है। तो आपको 3 मेथड बहुत क्लियरली समझ आ गए। एक बार बस जाते जाते हम रिवाइज करते हैं। पहला मेथड वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। आंसर क्या आएगा? जीडीपी एमपी। आंसर निकलेगा कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है नेट सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। खत्म। सेकेंड मेथड इनकम मेथड। क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी और क्या आंसर आएगा? इनकम मेथड में आंसर आता है एनडीपीएफसी बाय डिफॉल्ट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दी होती है क्वेश्चन में। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऐड होंगी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। रिटायरमेंट पेंशन काउंट होगी, ओल्ड एज पेंशन नहीं होगी। ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों को जोड़ के बनता है, ये तो वेजेस होती हैं एक तरह से। ये होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट में इंप्यूटेड रेंट भी आएगा, रॉयल्टी भी आएगी। इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस वाला इंटरेस्ट लेना है, हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन लोन या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इंटरेस्ट नहीं लेना है, गवर्नमेंट पब्लिक डेट का इंटरेस्ट नहीं लेना है। प्रॉफिट या तो डायरेक्टली दिया होगा
यहाँ अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इसके 3 कंपोनेंट दिए होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और यानी कि डिविडेंड, और रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। या तो ये तीनों को जोड़ के प्रॉफिट निकाल लो या प्रॉफिट आइडेंटिफाइड होगा क्वेश्चन के अंदर। मिस्ड इनकम तो क्वेश्चन में दी ही होती है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। थर्ड था एक्सपेंडिचर मेथड, जो अभी अभी हमने करा। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आंसर आएगा GDPMP, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, और इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर ना दी हो तो फिर 3 तरह से निकलती है, हाउस होल्ड सेक्टर की, रेजिडेंशियल हाउसेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या फिर प्रोडक्शन सेक्टर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, और गवर्नमेंट सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रोड्स, डैम, ब्रिजेस एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर पर पहुंच जाओगे। तो यहां तक हमने अपना जो चैप्टर था रिलेटेड टू नेशनल डोमेस्टिक इनकम, एग्रीगेट एक्सेट्रा एंड मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द नेशनल डोमेस्टिक इनकम, ये हमने थ्योरेटिकली सारा खत्म कर लिया है। प्रैक्टिकल मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराने थे वो मैंने पहले ही वीडियोस बना रखी हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो, या फिर आने वाले टाइम में आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली इनके सवाल भी करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास है हमने यहीं पे ख़त्म कर दी है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। 1 शॉट रिवीजन मैंने आपको आज की करा दी है। आप मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहेंगे। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर भी रिवाइज करेंगे, विच इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, बाय।